लगभग 15 दिन बीत चुके थे। रिद्धिमा का बुखार भी ठीक हो चुका था और उसने दोबारा से कॉलेज जाना भी शुरू कर दिया था। रिद्धिमा और कशिश दोनों के ही एग्जाम शुरू हो गए थे और दोनों ही अपनी अपनी पढ़ाई में बहुत बिजी थी। देखते ही देखते दोनों के एग्जाम्स भी खत्म हो गए। रिद्धिमा का 3rd सेमेस्टर शुरू होने वाला था और कशिश की ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी थी। दादाजी और दादी माँ भी तीर्थ यात्रा से वापस लौट आए थे और घर में रिद्धिमा और कबीर के रिसेप्शन के साथ साथ कशिश की शादी के बारे में भी बातें हो रही थी। रात को डिनर के बाद अपने रूम में कबीर रिद्धिमा से बोला, रिद्धिमा अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी। रिद्धिमा कबीर की तरफ देखते हुए बोला, यह तो मैं बात सुनने के बाद ही बता सकती हूँ। कबीर बोला, रिद्धिमा मैं चाहता हूँ कि मैं हमारा रिसेप्शन कुछ और टाइम के लिए आगे पोस्टपोन कर दूं। इस वक्त घर में कशिश के रिश्ते की बात चल रही है और अभी 2 महीने मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट की डेट आने वाली है और उस प्रोजेक्ट को मैं किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता हूँ। अब ऐसे में हमारा रिसेप्शन भी इन्हीं दिनों हुआ और साथ ही साथ अगर घर में इतना सब कुछ होगा तो मैं अपने प्रोजेक्ट पर कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। कबीर की बातें सुनकर रिद्धिमा की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि चाहती तो वह भी यही थी, लेकिन फिर भी उदास सा चेहरा बनाकर धीमी सी आवाज में बोली, ठीक है कबीर, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारा काम सबसे ऊपर है, लेकिन दादाजी और दादी माँ को कौन समझाएगा। कबीर बोला, तुम उनकी चिंता मत करो, उन्हें मैं संभाल लूंगा, ठीक है। यह कहकर वह उदास सी होकर बेड पर अपनी साइड लेट गई। कबीर उसे लेटा देखकर उसके करीब आया और उसे अपने पास खींचकर अपनी तरफ करके बोला, उदास मत हो मिसेस कपूर, बस कुछ दिन और वेट कर लो। एक बार मुझे मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट मिल जाए, फिर मैं इतनी बड़ी पार्टी दूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। यह कहकर उसने उसके माथे पर किस की और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और बोला, सो जाओ मिसेस कपूर, कल आपको फिर से कॉलेज भी जाना है। यह कहकर कबीर तो सो गया, लेकिन रिद्धिमा की आंखों में नींद नहीं थी। रिद्धिमा को अपनी बाहों में लेकर कबीर को जितना चैन मिल रहा था, रिद्धिमा कबीर की बाहों में उतनी ही बेचैन थी। उसे घुटन हो रही थी कबीर की करीबी से, लेकिन उसकी मजबूरी थी कि वह चाह कर भी उसकी बाहों से निकल नहीं पा रही थी। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर कबीर बोला, दादाजी मुझे आपसे कशिश के रिश्ते के बारे में बात करनी है। मैंने एक लड़का देखा है और वह मुझे बहुत पसंद है, अगर आप कहें तो मैं आगे बात चलाऊं। कबीर के मुंह से कशिश के लिए लड़के की बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। घर में जब से कशिश की ग्रेजुएशन पूरी हुई थी, तब से कशिश की शादी की बात तो चल रही थी, लेकिन कबीर इतनी जल्दी कोई लड़का पसंद कर लेगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। तभी दादी माँ बोली, कबीर अभी तो तुम अपने भी रिसेप्शन के बारे में बात करो बेटा, कशिश की शादी की इतनी जल्दी नहीं है हमें। कबीर अपने चेहरे पर सख्त भाव लाते हुए बोला, वो दादी माँ, मैंने फिलहाल के लिए अपना रिसेप्शन कैंसिल कर दिया है। उसकी बात सुनकर चौंक जाते हैं, लेकिन तुमने इतना बड़ा फैसला अचानक से क्यों ले लिया और हमको इस बारे में बताना जरूरी भी नहीं समझा। दादी माँ, आप मुझे अच्छी तरह से जानती है, मैं बेवजह कोई फैसला नहीं लेता। जब तक मुझे मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं मिल जाता, तब तक मैं अपनी शादी का रिसेप्शन नहीं करना चाहता। और रही कशिश की शादी की, तो लड़का मुझे बहुत पसंद है और वैसे भी अब कशिश की ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है और उसे फैमिली बिजनेस ही ज्वाइन करना है, चाहे वह हमारा करे या अपने ससुराल का, एक ही बात है। दादाजी बोले, लेकिन कबीर शादी का रिसेप्शन इतने दिनों तक टालना ठीक नहीं है
और फिर कशिश की शादी, वह भी इतनी जल्दी? तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों हो? कबीर बिना किसी भाव के बोला, दादाजी आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि बिजनेस में तरक्की पाकर हम जितना ऊपर जाते हैं उतने ही ज्यादा हमारे दुश्मन पैदा हो जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से या मेरी दुश्मनी की वजह से कोई भी कशिश को नुकसान पहुंचाए। एक बार बिना किसी परेशानी के उसकी शादी हो जाए और वह अपने ससुराल चली जाए, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। और फिर लड़का सच में बहुत अच्छा है, आप लोग एक बार उससे मिल तो लीजिए। दादी माँ बोली, तुम्हारी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कबीर, लेकिन फिर भी कशिश की शादी का फैसला हम उससे बिना पूछे नहीं ले सकते। इस बारे में उसकी क्या राय है, यह जानना भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है जितनी कि तुम्हारी बात। हाँ, तो मैंने कब मना किया है? मैं भी बिना कशिश की मर्जी के कोई भी फैसला नहीं लूंगा। फिर कशिश की तरफ देखते हुए बोला, कशिश अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और है या तुम किसी को पसंद करती हो तो तुम मुझे बता सकती हो। अगर लड़का सही होगा तो मुझे तुम्हारे किसी भी फैसले से कोई एतराज नहीं होगा। कशिश कबीर के पास आकर उसके घुटनों के पास बैठकर बोलती है, भाई आप हमारे बड़े भाई ही नहीं हो बल्कि हमारे पिता के समान हो। आपने हमेशा हम दोनों बहन भाई को अपने बच्चों की तरह प्यार किया है, तो आप मेरी जिंदगी को लेकर जो भी फैसला करोगे वह मुझे मंजूर होगा। ये तो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि आप हमारे बारे में कुछ गलत सोच सकते हैं या आपका लिया हुआ कोई भी फैसला हमारे लिए गलत हो सकता है। और मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में आपको ना पता हो। आपका जो भी फैसला है तो मुझे मंजूर है। भगवान से भी ज्यादा भरोसा करते हैं हम दोनों आप पर। आप जिससे और जब कहेंगे मैं उससे शादी करने के लिए तैयार रहूंगी। मेरी तरफ से आप कोई चिंता मत कीजिए। कबीर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन इतनी समझदार हो गई है। कबीर दादाजी की तरफ रुख करते हुए बोला, ठीक है दादाजी, मैं आज शाम को ही उन लोगों को बुला लेता हूँ। दादाजी बोले, लेकिन अभी तो तुम्हारे पास रिसेप्शन के लिए भी वक्त नहीं था। वो दादाजी, मैंने उन लोगों से पहले से सारी बात कर रखी है, बस अब तो एक बार कशिश को उससे मिलवाना ही रह गया है। और साथ ही मुझे अपने सोर्सेस से पता चला है कि मेरे प्रोजेक्ट की डेट आगे बढ़ने वाली है, और कुछ आइडिया भी नहीं है कि डेट कब तक की बढ़ जाएगी। हो सकता है कि उसमें 4 महीने भी लग जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट के मिलने से पहले ही सब कुछ फाइनल हो जाए। तो दादी माँ बोली, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट की डेट आगे बढ़ने वाली है तो लगे हाथ तुम्हारा रिसेप्शन भी कर ही देते हैं। दादी माँ, जब तक मुझे मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं मिल जाता तब तक मेरी जिंदगी की कोई भी खुशी अधूरी है। ठीक है, तुमने कौन सा कभी किसी की बात मानी है जो आज मानोगे? कबीर उन्हें घूरते हुए बोला, प्लीज दादी माँ, कम से कम आप तो ऐसी बात मत किया करो। हमेशा आपकी ही बात मानी है मैंने, और जो ये शादी की है ना, वह भी आप ही की मर्जी से की है। यह सुनकर रिद्धिमा भी कबीर को घूरने लगती है और फिर धीरे धीरे करके सभी अपने अपने काम की जगह पर निकल जाते हैं। अब घर में सिर्फ दादाजी, दादी माँ और कशिश ही होते हैं। दादी माँ शाम की तैयारियों में बिजी हो जाती है और कशिश को तैयार होने के लिए बोल देती है। शाम को लड़के वाले घर आते हैं तो कशिश भी उन्हें पसंद आ जाती है, और कशिश ने तो पहले ही कबीर से हाँ कर दी थी, और वो तो कबीर को पहले से ही पसंद था। तो उन दोनों की शादी तय हो जाती है। 15 दिन के बाद सगाई का और 2 महीने बाद शादी का मुहूर्त निकलता है। फिर सब मिलकर सगाई की तैयारियों में जुट जाते हैं। धीरे धीरे करके सगाई की डेट भी पास आ जाती है और कशिश और तुषार की सगाई भी हो जाती है।
एक बार फिर अपनी जिंदगियों में रूटीन पर आ जाते हैं। वैसे भी अभी शादी में 1.5 महीना था, जिसमें कबीर कोई कसर नहीं छोड़ने वाला था। आखिर उसकी इकलौती बहन की शादी थी। शहर के सबसे रईस खानदान की इकलौती लड़की की शादी थी। रिद्धिमा अभी भी उसी ढर्रे पर चल रही थी। शिवन्या और नैना भी उसे समझा समझा कर थक गई थी कि वह ईशान से दूर रहे, लेकिन वह कहाँ मानने वाली थी। उसकी आंखों पर तो ईशान के नाम की पट्टी बंधी थी। रिद्धिमा खुलेआम तो ईशान से कम ही मिलती थी, लेकिन चोरी छुपे अभी भी उसका उससे मिलना जारी था। वहीं दूसरी तरफ रिद्धिमा और कबीर का रिश्ता भी कुछ खास आगे नहीं बढ़ा था। कभी कभी कबीर ही उसके करीब जाने की कोशिश करता, लेकिन रिद्धिमा का कोई रिस्पॉन्स ना पाकर उसके कदम वहीं रुक जाते थे। धीरे धीरे करके समय बीता और कशिश की शादी का दिन भी आ गया। लाल जोड़े में सजी कशिश बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जब कबीर ने उसे ऐसे देखा तो उसकी आंखों में नमी आ गई। धीरे धीरे करके सभी रस्में पूरी हुई और दोनों भाइयों ने बड़े ही प्यार से अपनी लाडली बहन को विदा किया। कशिश की शादी की रस्मों के बीच वैसे तो किसी के रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आया था, सिवाय कुणाल और शिवन्या को छोड़कर। जी हाँ, वह दोनों जो पहली मुलाकात में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़े थे, प्यार के फूल उन दोनों के बीच में खिलने लगे थे। कबीर के ड्रीम प्रोजेक्ट को 2 महीने बचे थे। वह दिन रात उसकी तैयारी में जुट गया था। ना तो उसके लिए दिन था और ना ही रात। इस तरफ दादाजी और दादी माँ भी बेंगलुरु शिफ्ट हो चुके थे, क्योंकि बेंगलुरु की कंपनी काफी लॉस में चल रही थी और उसे संभालने के लिए किसी की जरूरत थी। जाने को तो कबीर भी जा सकता था, लेकिन अब बात उसके ड्रीम प्रोजेक्ट की थी, तो दादाजी ने उसे वही संभालने के लिए कहा और खुद वहां चले गए। वैसे भी दादी माँ को अब कबीर और कुणाल की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उनके लिए तो रिद्धिमा थी उनका ध्यान रखने के लिए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब उसके लिए एक और नई मुसीबत आ गई थी, और वह थी रिद्धिमा का उसके प्रति बर्ताव। रिद्धिमा पिछले कुछ दिनों से उसके साथ बिल्कुल ही एक इंडियन टिपिकल हाउसवाइफ की तरह बिहेव कर रही थी, जो कि कबीर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वह रिद्धिमा के इस तरह बर्ताव करने से बिल्कुल परेशान हो चुका था। रिद्धिमा उसके लिए ब्रेकफास्ट और डिनर बनाती, सुबह उसके ऑफिस जाने के लिए कपड़े निकालती और भी छोटे छोटे काम करती, और इसके साथ अपने कॉलेज भी जाती। वो ना ही अब उससे बहस करती थी और ना ही कुछ उल्टा सीधा कहती थी, लेकिन पति पत्नी के तौर पर अभी भी वो उतने ही दूर थे जितने की पहले थे। एक दिन रात को 2 बजे दरवाजे की घंटी बजी तो रिद्धिमा ने दरवाजा खोला। बाहर कबीर खड़ा था। कबीर रिद्धिमा को वहां देखकर हैरान हो गया। उसने उससे पूछा, तुम अभी तक सोई नहीं? रिद्धिमा उसके हाथ से उसका बैग और कोट लेते हुए बोली, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। कबीर सोफे पर पसरकर अपनी टाई ढीली करते हुए बोला, रिद्धिमा, रात के 2 बज रहे हैं। तुम अच्छे से जानती हो कि प्रोजेक्ट की वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता। ना मेरे आने का कोई टाइम है और ना ही जाने का, तो मेरे लिए परेशान होने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हें कॉलेज भी जाना होता है, तो तुम्हें देर रात तक नहीं जागना चाहिए, और घर का काम करने की भी तुम्हें कोई जरूरत नहीं। वैसे भी मीना है यहाँ काम करने के लिए। मैंने उससे कहा है कि वह मेरा खाना बनाकर रख दिया करे, मैं जब भी आऊंगा तब मैं खुद गर्म करके ले लूंगा। रिद्धिमा कबीर को देखते हुए बोला, कबीर, आज के लिए इतना ही काफी है। प्लीज अब तुम जाओ और फ्रेश होकर जल्दी से नीचे आओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। कबीर हैरानी से बोला, रिद्धिमा, तुम पागल हो गई हो? तुमने अब तक खाना नहीं खाया? रिद्धिमा ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी।
लेकिन क्यों? पता नहीं। प्लीज रिद्धिमा, आगे से ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। रिद्धिमा कुछ नहीं बोलती, बस उसे देखती रहती है। तो कबीर अब कुछ नहीं बोलता और चुपचाप अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चला गया। थोड़ी देर में वह नीचे आया और उन दोनों ने खाना खाया। डाइनिंग टेबल पर दोनों बिल्कुल ही चुपचाप थे। दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। फिर वो दोनों उठकर अपने बेडरूम में चले गए। कबीर बेड पर भी अपना लैपटॉप लेकर बैठा था और उसमें अपना काम कर रहा था। रिद्धिमा भी थोड़ी देर में चेंज करके आई और उसके पास बैठकर बोली, कबीर कल संडे है तो क्यों ना हम कहीं घूमने चले? वैसे भी जब से हमारी शादी हुई है तुम मुझे कहीं भी नहीं लेकर गए हो। कबीर अपने लैपटॉप में नजरें गड़ाए हुए ही बोला, रिद्धिमा मैं अभी फ्री नहीं हूँ, मुझे बहुत काम है और बेहतर होगा कि तुम भी फालतू चीजों को छोड़कर अपनी स्टडीज पर ध्यान दो। रिद्धिमा नाराज होकर एक टिपिकल इंडियन वाइफ की तरह शिकायत करते हुए बोली, कबीर कभी तो ये अपना खड़ूसपना छोड़ दिया करो। जब देखो बस अपना ऑर्डर सुनाते रहते हो। तुम ऑफिस में लोगों को ऑर्डर देते देते थक नहीं जाए? जो घर पर मुझे भी ऑर्डर देने लगते हो। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। मानती हूँ कि हमारा रिश्ता नॉर्मल पति पत्नी जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हूँ तो तुम्हारी वाइफ ही। मेरे लिए भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी है। कम से कम तुम्हें मुझे थोड़ा वक्त तो देना चाहिए। अगर तुम्हारे पास वक्त ही नहीं था मेरे लिए तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? अपने इस बिजनेस से ही शादी कर लेते। रिद्धिमा की यह बात सुनकर कबीर पहले तो उसको देखने लगा, फिर उसने अपना लैपटॉप साइड में रखा और उसके करीब खिसक आया। उसे उसके बालों से पकड़कर उसका चेहरा अपने चेहरे के बेहद करीब करते हुए सीरियस टोन में बोला, बंद करो यह नाटक मिसेस कपूर। तुम्हारे साथ रहते रहते तुम्हारे बारे में इतना तो मैं जान ही गया हूँ कि तुम बिना मतलब के कुछ भी नहीं करती। तो क्या वजह है ये सब करने की? रिद्धिमा उसके गाल पर हाथ रहते हुए बोली, तुम इतने बड़े बिजनेसमैन कैसे बन गए? तुम्हें तो पुलिस में होना चाहिए था। हर बात पर शक करते रहते हो और उन्हीं की तरह सवाल जवाब भी करते हो। तुम्हें अपने बारे में एक बात और बता दूं कि मुझे झूठ और झूठे लोगों से सख्त नफरत है। मेरे साथ कोई भी खेल खोलने की कोशिश मत करना। एक बार तो रिद्धिमा उसकी बात सुनकर सहम गई, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, मैं कोई गेम नहीं खेल रही हूँ कबीर। तुम मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? मैं एक सीधी सादी लड़की हूँ। फिर अपने मन में बोली, तुम्हारी तरह शातिर नहीं हूँ जो लोगों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करता है। कबीर उसे छोड़ते हुए बोला, तुम्हारे लिए बेहतर भी यही होगा। फिर उसकी तरफ अपने सीरियस एक्सप्रेशन वाला चेहरा करके बोला, मिसेस कपूर, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ? मुझे बेवकूफ समझने की गलती मत करना। मैंने इतना बड़ा बिजनेस अपने दम पर यूं ही खड़ा नहीं किया है। लोगों के चेहरे पढ़ना मुझे अच्छे से आता है। रिद्धिमा ने तिरछा मुस्कुराते हुए अपनी बाहें उसके गले में डाल दी और उसके और करीब होकर बोली, किसने कहा कि तुम बेवकूफ हो? मुझे तो तुम बेवकूफ नहीं लगते। उसके चेहरे पर फूंक मारते हुए बोली, मुझे तो तुम हॉट एंड सेक्सी लगते हो। कबीर अपने गले से उसकी बाहें हटाते हुए बोला, मिसेस कपूर, एक बात तुम कान खोलकर सुन लो और अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लो। अगर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा पता चला या ये पता चला कि तुम मेरे साथ कोई डबल गेम खेल रही हो, तो जो कुछ भी होगा वह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम जितना सोच सकती हो मैं उससे भी ज्यादा बुरा कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। इसलिए मेरे साथ कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच लेना। यह कहकर कबीर ने रिद्धिमा को हल्का सा धक्का दे दिया। कबीर की धमकी भरी बातें सुनकर रिद्धिमा कुछ पल के लिए डर गई, लेकिन फिर मुंह बनाते हुए बोली,
कबीर, यह कौन सा तरीका है अपनी वाइफ से बात करने का? तुम बहुत बुरे हस्बैंड हो। अगर किसी को पता चला कि द ग्रेट कबीर कपूर अकेले में अपनी वाइफ को धमकी देता है तो कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा? और ये सब किसी को बताएगा कौन? प्लीज रिद्धिमा, अब चुपचाप सो जाओ और अब फिर से शुरू मत कर देना। यह कहते हुए उसने अपना लैपटॉप उठाया और स्टडी रूम की तरफ चला गया। पीछे से रिद्धिमा भी तिरछी मुस्कुराहट लेकर बेड पर सो गई।